अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज जो है वो हम वादी रंगे खून का एपिसोड 5 रीड आउट करेंगे। नॉवेल शुरू से पहले मैं कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। अगर आपको हमारा ये नॉवेल या हमारा कोई और सा नॉवेल पीडीएफ वर्जन में चाहिए या खरीदना है तो हमें जो है वो इस नंबर पर मैसेज करें 0334846096 शुक्रिया। सिकंदर ने पलकें बंद कर ली। उसके अंदर कुछ जोर से टूटा। उसके जहन में माजी के टूटे बिखरे मंजर चलने लगे। मैंने उसके अंदर एक खामोश आवाज उठी। मैंने जवानी के दिनों में अपनी छोटी बहन का जनाजा उठाया। उसकी सांस भारी हो गई। फिर इन्हीं कंधों पर बाप का जनाजा उठाया। उसने चलते हुए नजरें जमीन पर गाड़ दी और फिर दिल जैसे दर्द से भरा। मगर आज उसके कदम चंद लम्हों के लिए सुस्त हो गए। आज क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद टूट गया हूँ। उसने पलकें झपकाई। आंखें अब भी खुश्क थीं। कभी कभी इंसान रोकर नहीं टूटता, कभी कभी इंसान खामोश होकर बिखर जाता है। और आज सिकंदर शायद पहली बार अंदर से बिखर रहा था। कब्रिस्तान की वो फिजा अजीब हद तक भारी थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, मगर आज इस हवा में भी उदासी घुली हुई महसूस हो रही थी। हर तरफ खामोश चेहरे थे, झुकी हुई नजरें थीं और दिलों पर बोझ था। जुलेखा बेगम के जनाजे की नमाज अदा की जा चुकी थी। सिफे बंधी थी। दुआ के लिए हाथ उठे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके हाथ पीछे आ गए। अब वो लम्हा आ चुका था, वो आखिरी लम्हा, जब इंसान अपने प्यारे को अपने हाथों से मिट्टी के सुपुर्द करता है। लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। मिट्टी डाली जाने लगी। अयान की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे। हर मुट्ठी मिट्टी जैसे उसके दिल पर गिर रही थी। और सिकंदर वो अब भी वैसे ही खड़ा था, खामोश, साख्त। उसकी नजरें सिर्फ कब्र पर थीं, बस कब्र पर। लोग एक एक करके पीछे हटते गए। मिट्टी बराबर होने लगी। फूल रखे जाने लगे और फिर सब खत्म हो गया। इतनी लंबी जिंदगी, इतनी दुआएं, इतनी मोहब्बतें, और आखिर में इंसान चंद मुट्ठी मिट्टी के नीचे रह जाता है। सिकंदर अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी नजरें हट नहीं रही थी, जैसे दिल मानने से इनकार कर रहा हो। जैसे अभी जुलेखा बेगम कहेंगी, बाबा जान। तभी अयान आहिस्ता से उसके करीब आया। उसकी आंखें बुरी तरह सुर्ख हो चुकी थी। वो भाई के पास रुका, उसके कंधे पर हाथ रखा। चलें अदा। सिकंदर चौंका, जैसे बहुत दूर से आवाज आए वापस आया हो। चल लम्हे रुका रुका उसे। फिर उसने आहिस्ता से सिर हिलाया। हाँ, चलो। मगर जैसे ही वो कदम बढ़ाने लगा, अयान ने अचानक उसे गले लगा लिया और फिर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अदा, हम यतीम हो गए। ये अल्फाज जैसे सीधे सिकंदर के दिल में उतर गए। उसने फौरन आंखें बंद कर ली। उसके जबड़े भींच गए। उसकी सांस एक लम्हे को रुक गई। हम यतीम हो गए। यही अल्फाज उसके कानों में बार बार गूंजने लगे। आज वो साया सिर से उठ गया। अदा। अयान मुसलसल रो रहा था। अब अम्मा साई नहीं है। सिकंदर ने धीरे से आंखें खोली, फिर अपने छोटे भाई के सिर पर हाथ रखा। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। नहीं, ऐसे नहीं कहते। उसने अयान को खुद से अलग किया, दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे। रो मत। अयान की हिचकियां अब भी नहीं रुक रही थी। सिकंदर ने उसके आंसू साफ किए। दुनिया में जो आया है। उसने कब्र की तरफ देखा, फिर हल्की सी आवाज में बोला, उसे जाना भी है। ये अल्लाह का फैसला है और इस फैसले से कोई नहीं बच सकता। अयान खामोशी से सुनता रहा। हम अगर टूट गए ना तो अम्मा साईं को अच्छा नहीं लगेगा। हमें मजबूत बनना होगा, उनके लिए दुआ करनी है, रोना नहीं है। मगर ये कहते हुए शायद वो खुद अपने दिल को भी समझा रहा था। दोनों भाई काफी देर वहीं खड़े खामोश, कभी कब्र को देखते, कभी नजरें झुका लेते।
जैसे मिट्टी के उस ढेरे से आखिरी बार माँ के आगोश ढूंढ रहे हैं। आखिरकार वो वापस हवेली आ गए, मगर आज हवेली हवेली नहीं लग रही थी। आज वो बहुत खाली लग रही थी, बहुत ज्यादा। आयशा खामोश बैठी थी, उसकी आंखें मुसलसल भीग रही थी। जरमीन उसके बराबर में बैठी खामोश आंसू बहा रही थी। और जायदा खाला वो एक तरफ बैठी, बस बहन के लिए दुआएं पढ़ रही थी, साथ ही आंसू बहा रही थी। कभी कभी इंसान इतना रो लेता है कि फिर उसके बाद सिर्फ खामोशी ही रह जाती है। वक्त वक्त शायद दुनिया की सबसे अजीब चीज है। किसी के लिए रुक जाता है और किसी के लिए दौड़ता चला जाता है। मगर हकीकत यही है कि वक्त कभी नहीं रुकता। चाहे कोई कितना ही अजीज क्यों ना बिछड़ जाए, चाहे दिल कितना ही टूट क्यों ना जाए, जिंदगी का पहिया किसी के जाने से नहीं रुकता। कारवां चलता रहता है, बस पीछे रह जाती है तो सिर्फ यादें, कुछ आवाजें, कुछ हंसियां, कुछ दुआएं और कुछ ऐसे लोग जिनकी कमी कभी पूरी नहीं होती। और देखते ही देखते एक साल गुजर गया, पूरा एक साल। जुलेखा बेगम के जाने का गम अब भी वैसा ही था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब उन्हें याद ना किया जाता हो। कभी खाने की मेज पर बैठते हुए सबकी नजरें गैर इरादी तौर पर उसी कुर्सी की तरफ उठ जाती जहां जुलेखा बेगम बैठा करती थी। फिर एक लम्हे के लिए अजीब खामोशी छा जाती। कभी जरमीन अचानक कुछ कहने लगती और फिर रुक जाती, क्योंकि वो हर छोटी बात पर पहले यही कहती थी, अम्मा साईं देखे ना। मगर फिर याद आता, सुनने वाली वहां नहीं है। मगर कहते हैं ना, जिंदगी चाहे कितनी ही जख्मी क्यों ना हो, चलना नहीं छोड़ती। इस एक साल में बहुत कुछ बदल गया। हवाएं बदल गई, मौसम बदल गए, फैसले बदल गए थे, आदतें बदल गई थी, दिन रात बदल गए थे। मगर अगर कुछ नहीं बदला था तो वो कोसो हवेली की मोहब्बत थी। अयान और सिकंदर के दरमियान आज भी वही रिश्ता था, वही भाइयों वाली मोहब्बत, वही ख्याल, वही एक दूसरे के लिए फिक्र। अगर अयान कहीं देर से आता तो सिकंदर का फोन जरूर आता, कहाँ हो? और अयान हंसकर कहता, अदा में भाग नहीं गया। और फिर सिकंदर वहीं संजीदगी से कहता, फजूल बातें कम करो। उधर आयशा और जरमीन वक्त के साथ उनके दरमियान रिश्ता और भी खूबसूरत हो गया था। वो सिर्फ देवरानी झटानी नहीं, बल्कि वो बहनें बन गई थी। ऐसी बहनें जो खून के रिश्ते से नहीं, दिल के रिश्ते से जुड़ी हुई हों। दोनों एक दूसरे की बच्चियों का भी ऐसे ख्याल रखती थी जैसे अपनी हो। आयत अब काफी बड़ी हो चुकी थी, 2 साल की नन्ही आयत इधर उधर भागती रहती थी, जबकि नन्ही सुगरा अब अपने छोटे छोटे कदमों से भागने की कोशिश करती। कभी गिरती, फिर खुद ही हंसने लगती और पूरी हवेली उनकी हंसियों से भर जाती। वक्त ने एक और खुशी उनके दरवाजे पर ला खड़ी की थी। उन दोनों, आयशा और जरमीन, दोनों एक साथ उम्मीद से थी। दोनों को 8वां महीना चल रहा था, मगर दोनों की हालत में जमीन आसमान का फर्क था। आयशा काफी बेहतर थी, वो आराम से चल फिर लेती थी, कभी आयत के पीछे भाग भी लेती। मगर जरमीन, वही पुरानी कैफियत फिर लौट आई थी। वही कमजोरी, वही चेहरे की जर्दी, वही बेजान सी हालत। कभी बिस्तर पर लेटी रहती, कभी अचानक मतली होने लगती, कभी खाने की प्लेट सामने होती मगर वो निवाले के बाद ही मुंह मोड़ लेती। सिकंदर उसे देख कर अंदर ही अंदर परेशान हो जाता। वो हर लम्हा उसके इर्द गिर्द रहता। उस दिन भी जरमीन आधी लेटी हुई थी, चेहरा थका हुआ था। आयशा उसके पास प्लेट लेकर बैठी। चले, दो निवाले और। जरमीन ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नहीं, दिल नहीं कर रहा। आयशा ने आंखें छोटी करके कहा, अच्छा, बताऊं अदा को? तभी सिकंदर अंदर आया, उसके हाथ में जूस था। वो खामोशी से आकर जरमीन के साथ बैठा, फिर उस फिर उसके बाल कान के पीछे करते हुए धीरे से बोला, मेरी सरकार, बस थोड़ा सा, और अपने लिए नहीं। उसके पेट पर हाथ रखा, इस छोटे से मेहमान के लिए। दरवाजे पर खड़ी जायदा खाला ये सब देखकर मुस्कुरा दी। उन दोनों, उन दिनों वो भी उनके साथ ही रह रही थी, दोनों बच्चियों का ख्याल रखती,
کبھی ان کے لیے سوپ بناتی، کبھی پھل کاٹتی، کبھی دعائیں دیتی۔ رات کا وقت تھا، ہال کی سنہری روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سب ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ ایان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں آیت تھی جو کبھی اپنی ماں کا دوپٹہ کھینچتی تو کبھی اس کے ہاتھوں سے کھیلنے لگتی۔ ایان کے ہاتھوں میں ایک سالہ سغرا تھی۔ وہ اپنی ننھی انگلیوں سے کبھی ایان کی گھڑی کھینچتی تو کبھی اس کی شرٹ پکڑ لیتی۔ ایان اس کی ناک دباتے ہوئے بولا، اوہ ہو میری گڑیا، اتنی شرارتیں۔ سغرا اپنی ننھی ہنسی ہنسنے لگی۔ تو زرمین زائدہ خالہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زائدہ خالہ دونوں کے لیے پھل کاٹ رہی تھی۔ یہ لو، یہ بھی کھاؤ تم لوگ۔ عائشہ نے فوراً سیب کا ٹکڑا اٹھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ زائدہ خالہ نے اسے گھورا۔ ماشاء اللہ، تمہارے ہاتھ تو رک ہی نہیں رہے۔ عائشہ ہنس پڑی۔ امی، کیا کروں، بھوک ہی اتنی لگ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ بس امی، آج جو دن میں پائے کھائے تھے نا، ایسا لگ رہا ہے کہ پیٹ بالکل بھر گیا۔ اب مزید نہیں کھایا جا رہا، بس یہ میرا آخری ٹکڑا ہے۔ ہاں؟ زائدہ خالہ ہنس دی۔ ہاں بھائی، تمہارے ہاتھ تو واقعی پائے سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ سب ہلکا سا مسکرا دیا، مگر زرمین، وہ ابھی تک ایک ہی پھل کے ٹکڑے پر اٹکی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے وہ اسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑا امتحان ہو۔ ایان ہنسنے لگا۔ ارے ادی، کھا لیں۔ زرمین نے منہ بنایا۔ پتہ نہیں کیوں دل نہیں کر رہا۔ اتنے میں ایان کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ جی ادا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے فون بند کر دیا۔ ادا شہر سے نکل گئے ہیں، 1-2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ زرمین نے فوراً منہ بنایا۔ ایک تو سائیں کو نہ جانے کیا پڑی ہوتی ہے شہر جانے کی، پتہ نہیں کیوں چلے جاتے ہیں۔ وہ ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ اچانک عائشہ کے ہاتھ سے بچا ہوا پھل کا ٹکڑا نیچے گرا۔ اس کا چہرہ عجیب سا ہو گیا، اس کی گردن ایک طرف کو جھکنے لگی، آنکھیں اوپر چڑھنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے۔ ایان کی ہنسی فوراً غائب ہو گئی۔ عائشہ، وہ گھبرا کر اس کے قریب آیا۔ عائشہ، کیا ہوا؟ مگر اگلے ہی لمحے اس کے جسم میں جھٹکے شروع ہو گئے۔ عائشہ! ایان بری طرح گھبرا گیا۔ سغرا فوراً اس کے ہاتھ سے نیچے قالین پر بٹھا دی گئی۔ زائدہ خالہ فوراً اٹھی۔ یا اللہ، خیر؟ انہوں نے فوراً عائشہ کو سنبھالا۔ ایان، جلدی اسپتال چلو، اس کو دورہ پڑا ہے۔ زرمین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے عائشہ کو دیکھا، اس کا ٹیڑھا ہوتا چہرہ، وہ کانپتا جسم، وہ بے جان ہوتی حالت، اور اگلے لمحے زرمین کی اپنی سانس اٹک گئی۔ عائشہ آپی! اس کی آواز کانپی، اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر اچانک وہ جھک گئی۔ وہ پھل اس نے زبردستی کھائے تھے، وہ سب وہیں الٹی کر دی۔ ایان نے فوراً چونک کر دیکھا۔ ادی! مگر زرمین کی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل آئے۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا سینہ پکڑ لیا۔ ایان ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے سے خون اتر گیا۔ ایک طرف اس کی بیوی دورے میں تھی، دوسری طرف زرمین کی حالت بگڑ رہی تھی، اور دونوں کے پیٹ میں بچے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یا اللہ! زائدہ خالہ نے ایک کو دیکھا، پھر دوسری کو۔ ان کے اپنے ہاتھ بھی کانپنے لگے۔ ایان، جلدی کرو، کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ پورا ہال ایک ہی لمحے میں خوف اور چیخوں سے بھر گیا۔ ایک ہی لمحے میں سب کچھ بکھر گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں ہنسیوں کی آوازیں تھیں، اب وہاں خوف، چیخیں اور گھبراہٹ پھیل چکی تھی۔ عائشہ کے جسم کو مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ رہی تھیں، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ زرمین یہ منظر دیکھ کر رو دی، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ وہیں بے ہوش ہو کر ایک طرف گر گئی۔ زرمین! زائدہ خالہ کی چیخ نکل گئی۔ ایک طرف ان کی سگی بیٹی اور دوسری طرف منہ بولی بیٹی، جسے سگی بیٹی جیسی محبت دی تھی۔ ان کے اپنے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ مگر وقت رونے کا نہیں تھا۔
उन्होंने ने खुद को संभाला, फौरन अयान की तरफ देखकर बोली, अयान, आयशा को उठाओ, ये हमसे नहीं संभलेगी, मैं जरमीन को देखती हूँ। अयान फौरन आयशा की तरफ भागा। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। आयशा, उसने अपने बाजुओं में उठाने की कोशिश की, मगर डोरी की वजह से उसका जिस्म अकड़ चुका था और हमल की वजह से वजन भी बढ़ा हुआ था। वो पूरी ताकत लगा रहा था, मगर वो सही से उठ ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में घबराहट आ गई। कोई है? उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। गार्ड्स! दो गार्ड्स फौरन अंदर भागते हुए आए। जल्दी! बड़ी मुश्किल से तीनों ने मिलकर आयशा को उठाया। उसके जिस्म को अब भी झटके लग रहे थे। उसके होठों के किनारे सफेद होते जा रहे थे। अयान का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा। जल्दी से इसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया गया। उधर जायदा खाला नौकरानी और बच्चों की आया के साथ मिलकर जरमीन को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर जरमीन बेहोश थी। उसके हाथ बेजान से लटक रहे थे, सिर एक तरफ झुका हुआ। जरमीन, आंखें खोलो बेटा! जायदा खाला की आवाज रोने लगी। अयान फौरन उसकी तरफ आया। उसने झुककर जरमीन को बाजुओं में उठाया और उसका दिल अजीब तरह कांप रहा था। कुछ लम्हों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों से सब निकल रहा है। वो फौरन उसे भी गाड़ी में ले गया। पिछली सीट पर जायदा खाला बीच में बैठ गई और फिर गाड़ी तेजी से हवेली से बाहर निकल गई। गाड़ी के अंदर कयामत बरपा थी। जायदा खाला कभी अपनी बेटी आयशा को देखती, उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सूझता जा रहा था। जिस्म अब भी हल्के झटके खा रहा था। वो रोते हुए उसका सिर सहलाती, मेरी बच्ची, अल्लाह रहम करे। फिर फौरन जरमीन की तरफ देखती। वो मुकम्मल बेहोश पड़ी थी। ना कोई हरकत, ना कोई आवाज, बस खामोश, बहुत खामोश। जायदा खाला के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। या अल्लाह, दोनों को सलामत रखना। उधर अयान पूरी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, मगर बुरी तरह कांप रहे थे। वो एक हाथ से बार बार फोन मिला रहा था। कॉल उठते ही उसकी आवाज टूट गई। अदा, जल्दी आए, दोनों की हालत बहुत खराब है। आयशा को दौरा पड़ा है और अदीब बेहोश हो गई है। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी छा गई। फिर सिकंदर की आवाज आई, क्या? उसकी आवाज हैरत में बदल गई। मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। कॉल कट गई। उधर सिकंदर का चेहरा एक लम्हे को उतर गया। उसने गुस्से और बेचैनी से सामने देखा। बशीर! उसकी आवाज गूंजी, तेज चलो, मैंने तुम्हें कहा भी था वहां रहो। अब अयान अकेला कैसे संभालेगा सब? बशीर ने फौरन रफ्तार बढ़ा दी और सिकंदर, वो बार बार अपनी मुट्ठी भींच रहा था। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा खौफ उतर रहा था, ऐसा खौफ जिसका नाम वो खुद भी नहीं जानता था। अस्पताल पहुंचते ही जैसे हर तरफ भगदड़ सी मच गई। इमरजेंसी के बाहर नर्सें और डॉक्टर जल्दी जल्दी स्ट्रेचर लेकर दौड़ते हुए आए। एक तरफ आयशा थी, जिसके जिस्म को वक्फे वक्फे से शदीद झटके लग रहे थे। उसके हाथ अकड़ रहे थे और चेहरा लम्हा ब लम्हा बदलता जा रहा था। दूसरी तरफ जरमीन मुकम्मल बेहोश थी। सिर एक तरफ ढलका हुआ था, चेहरे का रंग जर्द पड़ता जा रहा था। जल्दी दोनों को ओटी में ले जाएं। डॉक्टर की आवाज बुलंद हुई। अयान का दिल सीने में बुरी तरह धड़क रहा था। उसकी नजरें कभी आयशा पर जाती और कभी जरमीन पर। जायदा खाला मुसलसल रो रो कर दुआएं पढ़ रही थी। या अल्लाह, मेरी बच्चियों पर रहम करना। या अल्लाह, खैर करना। एक ही लम्हे में दोनों को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया। अंदर आयशा की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। मैडम, फिट्स पड़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जल्दी करें। एक तरफ डॉक्टर आयशा को संभाल रही थी, जबकि उसी ओटी के दूसरे हिस्से में जरमीन को होश में लाने की कोशिश हो रही थी। बहू सैनी, जरमीन, आंखें खोलें, सुन सकती हैं आप? मगर कोई जवाब नहीं, कोई हरकत नहीं थी। सिर्फ मशीनों की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। चंद लम्हों बाद एक डॉक्टर बाहर निकली। उसके चेहरे की संजीदगी देखते ही अयान के दिल में खौफ उतर गया। सरदार ज्यादा साइन। अयान फौरन खड़ा हो गया। जी? डॉक्टर ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई।
آپ کے سائن چاہیے، دونوں کی حالت بہت نازک ہے، ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ ایان کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ دونوں کی جان کو خطرہ ہے، اگر حالت مزید خراب ہوئی تو ممکن ہے کہ ہمیں ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے۔ زاہدہ خالہ نے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا، یا اللہ رحم کر۔ ایان کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ چند لمحے خالی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتا رہا۔ نہیں، اس کے ہونٹ کانپے۔ نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ عائشہ کا ہنستا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ آیت کے ساتھ کھیلتی ہوئی عائشہ، اس کی ضدیں، اس کی مسکراہٹ۔ پھر زرمین کا چہرہ آیا، ادا کی زرمین، اس کی اپنی ادی۔ وہ بے اختیار سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے گزرے، پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میری بیوی کو بچائیں اور ادی کو بھی۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میرا جو فیصلہ ہے ادا کا بھی یہی ہوگا۔ ڈاکٹرنی نے دھیرے سے کہا، سردار زدہ سائیں ایک بات اور، ممکن ہے اس کے بعد دوبارہ اولاد نہ ہو سکے۔ ایان نے جیسے سنا ہی نہیں، پھر چند سیکنڈ بعد اس کی پلکیں جھپکی۔ کیا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ میری بیوی کو بچائیں، باقی میں ادا سے پوچھتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، سردار زدہ سائیں سائن۔ ایان نے جھنجھلا کر کہا، یار یہ ہمارا ہی اسپتال ہے، آپ کریں کارروائی پلیز، جلدی۔ ڈاکٹر نے مجبوری میں کہا، پلیز سر، یہ اصول ہے۔ سردار سائن نے ہی آرڈر دیا تھا، جو بھی ہو سب کے لیے ایک جیسے اصول ہو۔ زاہدہ خالہ نے ایان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا کر دو سائن، جلدی، دیر نہ کرو۔ ایان نے کاغذ پکڑا۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ قلم انگلیوں میں ٹھیک سے پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے سائن کیا اور دوسرے ہاتھ سے فوراً سکندر کو کال کی۔ دوسری طرف گاڑی پوری تیز رفتار سے سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ فون اٹھتے ہی ایان کی ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی، ادا، دونوں کی جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ سکندر کے کانوں میں جیسے آوازیں بند ہو گئی۔ صرف ایک لفظ رہ گیا، خطرہ۔ اس کے ہاتھ مٹھی کی صورت بند ہو گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، میری بیوی بچنی چاہیے۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی، کچھ بھی ہو، میری زرمین کو بچانا۔ ایان نے آنکھیں بند کر لی۔ ٹھیک ہے ادا۔ کال کٹ گئی، سائن ہو گئے، سرخ بتی جل اٹھی۔ دونوں کے آپریشن شروع ہو گئے۔ باہر ایان بے چینی سے کھڑا تھا، کبھی دیوار سے لگ جاتا، کبھی دروازے کی طرف دیکھتا۔ اس کے ہاتھ بار بار بالوں میں جا رہے تھے۔ اندر عائشہ کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی۔ اس کے جسم کو جھٹکے پڑتے جا رہے تھے اور دوسری طرف زرمین اب بھی بے ہوش پڑی تھی اور باہر ہر گزرتا سیکنڈ قیامت بن چکا تھا۔ زاہدہ خالہ آہستہ سے اس کے قریب آئیں۔ ان کی اپنی آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی تھیں، مگر پھر بھی وہ خود کو سنبھالے ہوئے بیٹھی تھی۔ بیٹا اللہ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایان نے خالی نظروں سے سامنے دیکھا۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز جیسے مشکل سے نکلی، بچے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے کوئی بات سوچ رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے زاہدہ خالہ کو دیکھا۔ خالہ، آپ حویلی چلی جائیں، آیت اور سغرا اکیلی ہیں۔ زاہدہ خالہ فوراً بولی، میں ایسے کیسے جاؤں بیٹا، جہاں تم اکیلے ہو؟ ایان نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، پلیز خالہ، وہاں بچے بھی ضروری ہیں، آیا کے ساتھ اتنی دیر اکیلے ٹھیک نہیں، اور میں یہاں ہوں۔ زاہدہ خالہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تمہیں ہمت دے۔ وہ حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب ایان مکمل اکیلا رہ گیا تھا۔ دوسری طرف سکندر کی گاڑی تیز رفتاری سے سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اس کی بے چینی لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ وہ بار بار ایان کو کال کرتا، ایان، سب ٹھیک ہے؟ زرمین ٹھیک ہے نا؟ اور عائشہ بھی ٹھیک ہے نا؟ پھر 2 منٹ بعد کال، ایان، کچھ بتایا کسی نے؟ دونوں میں سے کسی ایک کی تو حالت ٹھیک ہوئی ہوگی اب تک۔ اور ہر بار ایان ایک ہی آواز میں کہتا، ادا، ابھی آپریشن ہو رہا ہے، بس دعا کریں۔
सिकंदर अपनी मुट्ठी भींच लेता, उसकी नजरें बार बार सामने होती, मगर दिल अस्पताल के उन्हीं दरवाजों पर अटका हुआ था। आखिर काफी देर बाद वो सुर्ख बत्ती बंद हुई। अयान एकदम सीधा खड़ा हो गया। दरवाजा खुला और डॉक्टरनी बाहर निकली। अयान तेजी से उसके पास आया। डॉक्टर, डॉक्टरनी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाई। ऑपरेशन दोनों के कामयाब रहे, माँ और बच्चे दोनों महफूज हैं। अयान की बंद आंख होती सांसें जैसे वापस आ गई। उसने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर फिर डॉक्टरनी के चेहरे की मुस्कुराहट धीमी पड़ गई। मगर एक अफसोस है। अयान ने फौरन चौंक कर देखा। डॉक्टरनी ने संजीदगी से कहा, छोटी बहू सैनी की बच्चादानी महफूज है, मगर बड़ी बहू साईं की बच्चादानी नहीं बच सकी। जहर फैलना शुरू हो गया था। अगर हम देर करते तो जान को खतरा हो जाता। अयान के चेहरे से जैसे रंग उतर गया। कुछ लम्हे वो बस खामोश खड़ा रहा। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। डॉक्टरनी फिर बोली, शुक्र करें ऑपरेशन से पहले छोटी बहू सैनी के फिट्स कंट्रोल में आ गए। वो अब पूरे होश में है। अयान ने आंखें बंद की जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। और अदी, मेरा मतलब बड़ी बहू सैनी, डॉक्टर ने हल्के लहजे में कहा। बड़ी बहू सैनी अभी तक बेहोश है। अयान ने फौरन कहा, या अल्लाह खैर। मैं मैं आयशा से तो मिल सकता हूँ ना? इजाज़त तो नहीं ऐसे ओटी में जाने की, अगर आप साईं लोग हैं, आप ही की वजह से अस्पताल बना है, तो आप अंदर जा सकते हैं, डॉक्टरनी ने अदब से कहा। अयान हल्के कदमों से अंदर गया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। आयशा बिस्तर पर लेटी हुई थी, चेहरा अब भी सूजा हुआ था, होठ खुश्क थे। अयान आहिस्ता से उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो झुका, उसकी पेशानी पर बोसा दिया। आयशा ने आहिस्ता से आंखें खोली। कमजोर सी मुस्कुराहट आई। फिर उसने अयान के कान के करीब आकर बहुत धीमी आवाज में कुछ कहा। अयान ने चौंक कर फौरन उसे देखा। क्या? उसकी आंखों में हैरत उतर आई। कुछ चंद लम्हे बाद उसने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर दर्द सा आया। फिर आहिस्ता से सिर हिला दिया, जैसे हाँ कह रहा हो। उसने एक बार फिर आयशा के माथे को चूमा और खामोशी से बाहर आने लगा कि वहीं उसकी नज़र हॉस्पिटल ड्रेप तिब्बी चादर पर गई, जिसके पीछे बेड पर जरमीन थी, जिसकी तदारत की जा रही थी होश में लाने के लिए। वो नजरें झुकाकर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। वो सीधा डॉक्टरनी की तरफ बढ़ा। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टरनी ने उसे देखा। जी, मेरे केबिन में आइए। और वो संजीदगी से संजीदा कदमों से उनके साथ अंदर चला गया। केबिन के अंदर अजीब सी संजीदगी छाई हुई थी। बाहरदारी में लोगों की आहटें थी, मगर अंदर जैसे वक्त रुक गया था। अयान डॉक्टरनी के सामने बैठा था। उसकी आंखें सुर्ख थी, चेहरा जर्द पड़ चुका था, और आवाज में अजीब सा दर्द था। डॉक्टरनी ने हैरानी से उसे देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसे नहीं कर सकते। अयान ने नजरें झुका ली। चंद लम्हे वो खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठा। एक सरदार ज्यादा जो कभी किसी के सामने झुका ना था, उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। डॉक्टर ने की आंखें हैरत से फैल गईं। प्लीज, उसकी आवाज भर्रा गई। कभी कभी कुछ रिश्ते बचाने के लिए कुछ सच छुपाने पड़ते हैं। मैं मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहता। उसकी आंखों में एक आंसू टूट कर गिरा। डॉक्टर ने खामोश होकर उसे देखती रही। उसकी आंखों में कोई जिद नहीं थी, सिर्फ दर्द था, सिर्फ मोहब्बत थी। तो लम्हों बाद डॉक्टरनी ने एक लंबी सांस ली, फिर आहिस्ता से सिर हिलाया। अयान ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। दोनों केबिन से बाहर निकल आए। बाहर आते ही अयान ने फौरन फोन निकाला और सिकंदर को कॉल कर दी। अदा, दूसरी तरफ गाड़ी की तेज आवाजें आ रही थी। हाँ अयान। अयान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने होंठ पीछे। अदा, आपको बेटा हुआ है। साथ खड़ी डॉक्टरनी ने हैरत से फौरन अयान की तरफ देखा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर सिकंदर की कांपती हुई आवाज आई। जरमीन, मेरी जरमीन कैसी है? अयान ने आंखें बंद कर ली।
अदा वो भी ठीक है, आयशा भी ठीक है। दूसरी तरफ जैसे सिकंदर ने लंबी सांस ली, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अचानक बोला, और और तुम्हें? अयान की आंख से एक आंसू निकल आया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी। सिकंदर हल्का सा हंसा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत आई है घर। अयान ने नम आंखों से कहा, अदा जल्दी आ जाएं, जल्दी। बस 15 मिनट, सिकंदर ने कहा। बशीर वैसे भी पागलों की तरह गाड़ी चला रहा है। कॉल कट गई। डॉक्टर ने खामोशी से अयान को देखती रही। अयान ने नम आंखों से मुस्कुराने की कोशिश की। मेरा आधा आ रहा है, प्लीज उनकी बीवी को होश में लाने की कोशिश करें। डॉक्टर ने उसे देखा, खामोशी से मुड़कर चली गई। और अयान, वो आहिस्ता से जाकर बेंच पर बैठ गया। दोनों हाथों में सिर थाम लिया और फिर जो आंसू इतनी देर से रुके हुए थे वो बह गए। वो खामोशी से बस रोता रहा, बहुत देर तक, इतनी देर तक कि उसके कंधे हिलने लगे। उधर अंदर नर्सें जरमीन और आयशा को तैयार करके अलग अलग कमरों में मुंतकिल कर रही थी। जरमीन को हल्का हल्का होश आने लगा। उसकी पलकें जरा से हिल रही थी। वो नीम गुनूदगी में थी। इतने में दो नर्सें दोनों बच्चों को लेकर बाहर आई। सर, बच्चों को पकड़िए। अयान ने सिर उठाया, फिर दोनों नन्हे बच्चों को देखकर हैरान सा हुआ। मैं अकेला कैसे पकड़ूं? तभी राहदारी में एक मानूस आवाज गूंजी, मैं हूं ना पकड़ने के लिए। अयान फौरन चौंक कर देखा। अदा! सिकंदर तेज कदमों से अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी अभी तक साफ नजर आ रही थी। वो करीब आया और फौरन बोला, लाओ अयान की बेटी मुझे दो, मैं पकड़ता हूँ। अयान ने हैरानी से उसे देखा। अदा, अपना बेटा, अपना वारिस उठाएं। सिकंदर ने फौरन कहा, मैं तो बेटियों का शौकीन हूँ, यही उठाऊंगा मैं तो। उसने नरमी से नन्ही बच्ची को गोद में लिया, फिर झुक कर उसके माथे को चूमा। चल लम्हे वो उसे खामोशी से देखता रहा। उसकी सख्त आंखों में भी अजीब सी नरमी उतर आई थी। उधर अयान ने सिकंदर के बेटे को उठाया। सिकंदर की नजरें अब भी इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। फिर उसने बेचैनी से पूछा, जरमीन कैसी है? अयान ने फौरन कहा, अभी अभी होश आया है। सिकंदर ने फौरन कदम बढ़ाए, चलो चलते हैं। दोनों भाई आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़े। अभी चंद लम्हे पहले जो खौफ उनके सीनों में तूफान बनकर चल रहा था, अब उसकी जगह अजीब सा सुकून और थकन उतर रही थी। मगर इस सुकून के पीछे एक रात का दर्द, खौफ और बेबसी छुपी हुई थी। दोनों अंदर दाखिल हुए। कमरे में मध्यम सी रोशनी जल रही थी। मशीनों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। ड्रिप्स लगी हुई थी और दोनों बिस्तर पर नीम बेजान सी लेटी हुई थी। आयशा आंखें बंद किए लेटी थी और चेहरे पर अब भी कमजोरी नुमाया थी। उसके होंठ खुश्क थे और रंग पहले जैसा नहीं रहा था। दूसरी तरफ जरमीन भी आंखें बंद किए खामोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर शदीद थकन छाई हुई थी। अयान आहिस्ता से आयशा के पास जाकर बैठ गया। उसने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया, उसके बाल कान के पीछे किए। कैसी हो? आयशा ने मुश्किल पलकें उठाई। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो ठीक से बोल सके, बस हल्का सा सिर हिलाया। अयान की आंखों में नमी आ गई। उसने आहिस्ता से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, उंगलियों को चूम लिया। डर गई थी? आयशा ने कमजोर सी मुस्कुराहट की। तुम थे ना? बस इतना कहकर उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। उधर सिकंदर आहिस्ता आहिस्ता जमीन के करीब आया। उसकी नजरें एक लम्हा जमीन पर ठहरी रहीं। शायद वो अभी तक इस बात पर शुक्र अदा कर रहा था कि वो उसके सामने मौजूद थी। वो झुका, उसके बालों पर हल्का सा बोसा दिया, फिर नर्स के हाथ से बच्चे को लेकर जरमीन के हाथों में रखा। देखो। जरमीन ने नीम खुली आंखों से बच्चे को देखा। कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर बहुत आहिस्ता से बोली, हमारा बेटा? सिकंदर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे जरमीन के माथे को चूमा। हमारा। जरमीन की कमजोर आंखों में अजीब सी चमक आई। वो धीरे से बच्चे के नन्हे हाथ को छूने लगी, फिर हल्की सी आवाज में बोली, साईं, इसके हाथ कितने छोटे हैं।
सिकंदर उसको ही देखता रहा, फिर आहिस्ता से उसके बाल से हिलाए। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। जरमीन ने कमजोर सी गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं? सिकंदर ने शरारती अंदाज में कहा। हाँ, जिद्दी भी यही होगा, रोने वाला भी यही होगा, और तंग भी बहुत करेगा। जरमीन ने कमजोर सा मुंह बनाया। झूठ! सिकंदर हंस पड़ा और उसने जमीन का हाथ पकड़कर आहिस्ता से अपने गाल से लगाया। मेरी सरकार! उसकी आवाज अचानक भारी हुई। तुमने मुझे फिर डरा दिया था। जरमीन ने उसकी तरफ देखा। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि सिकंदर की आंखों के नीचे हल्की सुर्खी थी, जैसे वो रोया ना हो मगर रात भर टूटा जरूर हो। कमरे में काफी देर तक खामोशी छाई हुई थी। जरमीन और आयशा दोनों ड्रिप्स और दवाओं के असर की वजह से दोबारा गहरी नींद में जा चुकी थी। दोनों के चेहरे पर शदीद थकन साफ दिखाई दे रही थी। सिकंदर अपने बेटे को बाजुओं में लिए खामोशी से जरमीन को देख रहा था, जबकि अयान अपनी नन्ही बेटी के नन्हे हाथ से खेल रहा था। तभी अचानक सिकंदर का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। जायदा खाला! उसने फोन की तरफ देखा ही था कि अचानक अयान की आंखें फैल गईं। ओ शिट! और फौरन माथे पर हाथ मारा। अदा, मैं तो बताना ही भूल गया कि सब ठीक हो गया है अल्लाह के करम से। सिकंदर ने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी, फिर जोर से उसके सिर पर चपट लगाई। लानत है! दो बच्चों का बाप बन गया है, अभी भी अकल नहीं आई। अयान फौरन सिर पकड़कर बोला। उई अदा! दोनों हंस पड़े। सिकंदर ने सिर हिलाते हुए फोन उठाया। जी खाला। दूसरी तरफ जायदा खाला दोनों बच्चियों आयत और सुगरा को संभाले बैठी थी। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। बेटा, सब ठीक है ना? मेरी तो जान ही निकली जा रही है। सिकंदर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अल्हम्दुलिल्लाह खाला, सब ठीक हो गया। दोनों ठीक हैं, बच्चे भी महफूज हैं। चल लम्हे खामोशी रही, फिर दूसरी तरफ रोती हुई आवाज आई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह! उन्होंने फौरन बच्चों को सीने से लगाया। या अल्लाह तेरा शुक्र! कॉल खत्म हुई। अयान ने हंसते हुए कहा। बस अदा, सासू माँ को भूल गया था मैं। इतने में बिस्तर पर लेटी आयशा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और तिरछी नजर से अयान को देखा। अयान ने फौरन हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर सिकंदर को कहने लगा। ये देखो, अभी तक होश नहीं था, अब माँ की बुराई सुनी तो फौरन होश आ गया। सिकंदर जोर से हंस पड़ा। आयशा ने कमजोर सी हालत में उसे घूरा। मैं सुन रही हूँ। अयान ने फौरन मुंह बनाया। लो जी, पकड़ा गया। कमरे में कई घंटों बाद पहली बार हल्की सी हंसी गूंजी। अयान ने सिकंदर को देखा। अता बाहर आए। सिकंदर ने उसे देखा, फिर आहिस्ता से बच्चे को दोबारा नर्स के हवाले किया और दोनों बाहर राहदारी में आ गए। कुछ लम्हे दोनों खामोश खड़े रहे। सिकंदर ने अयान की तरफ देखा। क्या बात करना चाहते हो? अयान के चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई। उसने नजरें झुकानी। अदा वो उसकी आवाज भारी हो गई। अति की बच्चादानी नहीं बच सकी। चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। सिकंदर की पलकें साक्त रह गईं। उसने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। आखिर क्यों? अयान रो रहा था अपने भाई को बताते हुए कि उसको बेटा हुआ है और उसको बेटी। और आखिर क्या ऐसा राज था जो डॉक्टर और अयान के बीच में है? जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड। मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज़। एंड वन मोर थिंग, आप लोग को मैंने पहले भी कहा था कि मेरी बहन का चैनल जो है वो उसको सपोर्ट करें। उसके चैनल पर जो है वो हम क्राइम नॉवेल्स अपलोड करते हैं, तो काइंडली उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके चैनल को सपोर्ट करें। उसके चैनल का नाम है उर्दू क्राइम नॉवेल्स।